नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। लोकतंत्र का तमाशा अलग अलग तरीके से हर बार नई दृष्टि के साथ सामने आता है। गुजरात में आनंदीबेन की कुर्सी चली गई, नए मुख्यमंत्री बने तो कहा गया उनका कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के पास है, उन्हीं के आदमी हैं। और रैली बुलाई गई तो रैली का हंगामा जरा देखते चलिए। यह नजारा अपने आप में पहली बार इस तरीके का नजारा। यह बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली, पाटीदारों का अभिवादन करने के लिए रैली। ये रैली इसलिए कि उन्हें मनाया जाए, लेकिन पटेलों की स्थिति ऐसी और हंगामा कुछ ऐसा कि खुले तौर पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का विरोध। कुर्सियां हवा में उछाली गई, हंगामा मचा, किसी को पकड़ा गया, किसी को लपेटा गया, किसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बहुत सारी स्थितियां होती चली गई और यह नजारा खुले तौर पर सूरत की रैली में चलता चला गया। और मंच में पहली बार इस तरीके से तार घेरा गया कि कोई कुछ फेंके तो मंच तक ना पहुंच पाए। इन सारी स्थितियों ने कई तरीके से बीजेपी की गुजरात के भीतर की स्थितियों को सतह पर ला दिया है। आइए जरा आज देखने शुरू करते हैं कि डेमोक्रेसी में कौन फेल कौन पास, किस स्थितियों में देश के भीतर अलग अलग तरीके से डेमोक्रेसी की परिभाषा गढ़ी जाती है। लेकिन आइए शुरुआत इसी गुजरात से करते हैं, जहां पर हमारी संवाददाता जब रिपोर्टिंग कर रही थी तो उन्हें भी रिपोर्टिंग करने से रोक दिया गया। सम्मान नहीं होना चाहिए पाटीदार समाज में। हमारे समाज में अत्याचार करने वाला का कभी अभिवादन नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र है, गुजरात मॉडल का लोकतंत्र। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली, वह भी सूरत में, और विरोध के स्वर, नारे, हंगामा पाटीदार समाज का। और पुलिस प्रशासन इसी में जुटा कि मीडिया विरोध के स्वर को कैमरे में कैद ना कर ले, हंगामे में बदले हालात को कोई बाहरी देख ना ले। तो हमारी रिपोर्टर को पहले बातचीत से रोका गया, फिर धकेला गया, फिर कैमरे के सामने हाथ रखकर सारे हालात छुपाने की कोशिश की गई। और जो प्रदर्शनकारी विरोध कर रहे थे उन्हें मंच के पीछे चादर डालकर कुछ इस तरह छुपाने की कोशिश हुई जिससे कोई उन्हें देख ही ना सके। चेहरा ढककर प्रदर्शनकारी पड़े रहे। इसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस पहरा देती रही। लेकिन जब मीडिया की टीम वहां पर पहुंच गई तो फिर अफरा तफरी मच गई। और फिर इसी तरह सभी को मंच पर लगे तिरपाल को उठाकर हर किसी को घसीटते हुए दूसरी तरफ ले जाया गया। और मंच के पीछे लगी पुलिस की जीप में प्रदर्शनकारियों को डाला गया, जहां से पुलिस उन्हें लेकर रफू चक्कर हो गई। लेकिन ये हालात बने कैसे, तो चलिए अब आपको पूरा किस्सा भी बताते हैं। नाराज पाटीदारों को मनाने की कोशिश के तहत बीजेपी ने सूरत में आज पाटीदार अभिवादन कार्यक्रम रखा। इसमें मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को पहुंचना था। लेकिन हार्दिक पटेल की पाटीदार आरक्षण समिति के कुछ सदस्यों ने पहले ही विरोध का ऐलान कर दिया। तो फिर एक तरफ पाटीदारों को मनाने की कोशिश के लिए ये रैली और दूसरी तरफ रैली के विरोध में पाटीदार समाज ही खड़ा हो गया। तो बीते बरस अगस्त में पाटीदारों पर पुलिस कार्रवाई के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को दोषी बताते हुए प्रदर्शनकारियों ने न केवल अमित शाह को जनरल डायर तक कह दिया, जनरल डायर अमित शाह ने दिल्ली से आदेश दिया और हमारे युवा को मार डाला। 14 युवा को इन लोगों ने मारा है। बल्कि विरोध में ऐसे जमे कि पुलिस के हाथ पैर फूल गए। लगा रहे थे, साथ ही अमित शाह गो बैक के नारे लगा रहे थे, अमित शाह जनरल डायर बता रहे थे। साथ ही इन लोगों का कहना यही था कि अमित शाह को यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये सभा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद और सूरत का ये हंगामा संकेत दे गया कि बीजेपी के लिए पाटीदारों को मनाना इतना आसान भी नहीं होगा। युवाओं को डिटेन करके रखा गया है। पुलिस यहाँ पे काफी सख्त है। कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, सूरत आज तक। जी, डेमोक्रेसी का एक मॉडल यह भी है। एक दूसरी स्थिति पंजाब में बच रही है। पंजाब में बनते बनते स्थिति नवजोत सिंह सिद्धू ने न सिर्फ
मोर्चे के बाद अब पार्टी का ऐलान कर दिया, बल्कि सीधे निशाने पर उन्हीं केजरीवाल को लिया जिन केजरीवाल को लग रहा था कि सिद्धू उनके पाले में आकर खड़े हो जाएंगे और पार्टी बनेगी। अब ऐलान होगा 15 दिनों बाद, लेकिन पार्टी का नाम क्या होगा, रिपोर्ट देखिए। और दोनों ने खेल के बाद जब राजनीति का रास्ता पकड़ा तो प्रगट ने अकाली दल का दामन थामा तो सिद्धू ने बीजेपी का। और दोनों ही 2016 यानी इसी बरस अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी से कुछ ऐसे रूठे कि आज जब दोनों एक साथ मंच पर नजर आए तो आवाज पंजाब का खुला मंच बताकर अगले 2 हफ्तों में एक नई पार्टी के संकेत भी दे दिए। और दोनों के दोनों तरफ लुधियाना के कद्दावर बैस बंधु बैठे नजर आए। एक तरफ बलविंदर बैस तो दूसरी तरफ सिमरजीत बैस, दोनों निर्दलीय विधायक, यानी राजनीतिक तौर पर असल ताकत बैस बंधु की है, जो कि लुधियाना की 16 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। पंजाब जिताना है ते वो पंजाबी चाहिए जरा राजनीति च कुछ मंगे ना ते सर्वस्व निछावर कर सके, निस्वार्थ भावना नाल इकट्ठे होके अगे आवे पंजाबी और डेकोरेशन पीस बन के ना रह जे। साडी जंग उस सिस्टम नाल जिन्हें पंजाब बर्बाद करता। तो 15 दिनों बाद जिस पार्टी को बनाने की दिशा में ये चारों चल पड़े हैं, उसका मूल मंत्र जय जवान जय किसान रखने का ही विचार है। क्योंकि लुधियाना से बाहर पंजाब में 21 सीटें ऐसी जहां 15% वोट पूर्व फौजियों के परिवारों के हैं, 32 सीटें ऐसी जहां मध्यम और ऊंचे तबके के किसानों के वोट बैंक हैं। तो किसानों और जवानों में प्रभाव रखने वालों को जोड़ने का प्रयास भी सिद्धू का मंच हर तौर पर कर रहा है। और जानकारी के मुताबिक सिद्धू प्रगट की पार्टी का नाम फौजी जनता पार्टी हो सकता है। और इसके लिए जनरल जे सिंह से भी बात की जा रही है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। साथ ही सुच्चा सिंह, जो आम आदमी पार्टी से निकाले गए, वह भी जल्द ही सिद्धू के साथ खड़े नजर आएंगे। यानी सिद्धू की चुनावी बिसात पर शहमात का खेल केजरीवाल के लिए तैयार किया जा रहा है। इसीलिए केजरीवाल के पंजाब पहुंचने के 4 घंटे बाद ही सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो केजरीवाल ने भी पंजाब पहुंचते ही निचले तबके के कर्ज में फंसे किसानों का जिक्र कर पंजाब की 52 सीटों पर अपनी बिसात भी बिछानी शुरू कर दी है। पंजाब का किसान बहुत बुरे हालत में है, खुदकुशी कर रहा है। एक समय ऐसा था जब पंजाब का किसान पूरे देश में सबसे खुशहाल माना जाता था। तो किसानों के घर में खुशहाली वापस आए, उनके बच्चों के चेहरे पे खुशहाली वापस आए, वो फले फूले, इसका हमने पूरा खाका तैयार किया, ब्लूप्रिंट तैयार किया है। वो सारा ब्लूप्रिंट हम जनता के सामने रखेंगे। सवाल यही है, बंद कमरे के भीतर किसने क्या कहा ये कौन जानता है। 2 ही खिलाड़ी थे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन पंजाब की हालत का जिक्र सिद्धू ने बाखूबी किया। हम आपको दिखाएंगे रिपोर्ट, क्योंकि सिद्धू ने जिक्र किया और पंजाब की हालत है क्या वह भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले दरअसल बीते शुक्रवार को हमने एक जम्मू कश्मीर के छात्रों को लेकर रिपोर्ट दिखाई थी, जो कि जयपुर में पढ़ रहे हैं। और वो रिपोर्ट कुछ ऐसी थी कि गृह मंत्री ने भी जब देखी तो वो चौंक गए। हमें लगता है पूरे स्थितियों से आज अवगत कराया जाना चाहिए, क्यों चौंके, कौन सी स्थिति थी, और जिसके बाद उन्होंने रास्ता निकालने का भरसक प्रयास भी किया और रास्ता निकाला भी। लेकिन रिपोर्ट देखिए। कश्मीरी छात्रों के साथ चर्चा करते गृह मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में कल यूं ही वक्त निकालकर नहीं बैठे, बल्कि जयपुर में स्कॉलरशिप की समस्या से जूझते 1200 छात्रों ने बीते शुक्रवार जब आज तक से यह कहा कि पढ़ाई छूटेगी तो हाथ में बंदूक आ जाएगी। कश्मीर का एक जो लड़का है अभी उसने मतलब वो अभी बीटेक इंजीनियर है, वो बीटेक इंजीनियर कुरुक्षेत्र में पढ़ता था, तो अभी वो मिलिटेंट बना है। सर क्यों बना है? स्कॉलरशिप की वजह से। तो दस्तक कार्यक्रम देख रहे गृह मंत्री भी चौंक गए, क्योंकि छात्रों का दावा सच था। क्योंकि हाथ में बंदूक थामे रियाज नायको वही आतंकवादी है जो चंद बरस पहले करनाल में बीटेक कर रहा था, लेकिन आज बुरहान वानी के पक्ष में हिंसा को हवा दे रहा है। अगर बुरहान वानी एक दहशतगर्द था तो कश्मीर के लोग सड़कों पे क्यों निकल पड़े और सैकड़ों जवानों ने अपने जानों का नजराना पेश क्यों किया?
तो नायकों की तरह कोई दूसरा छात्र आतंक की राह पर न चल निकले, इसलिए गृह मंत्री ने तत्काल अपने स्तर पर पहल की, क्योंकि छात्रों ने साफ कहा उन्होंने एक बार नहीं कई बार तमाम सांसदों को अपनी समस्या बताई, लेकिन कहीं से कोई जवाब आया नहीं और हालात यही रहे तो उन्हें वापस लौटना पड़ सकता है। 800 मेल एड्रेस पे मैंने रात भर जाके सबको मेल सेंड किया। 500 एमपीज में से एक भी एमपी ने उसको रिप्लाई करने का जुर्रत नहीं किया। में जिक्र अब कश्मीर का होगा। कश्मीर के बच्चे पढ़ने निकले, पहुंच गए जयपुर। तो आज तक चैनल जरिया बना और खबर की संवेदनशीलता की नब्ज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत पकड़ी। उन्होंने शुक्रवार की रात दस्तक खत्म होते ही राजस्थान के शिक्षा मंत्री को फोन किया। शिक्षा मंत्री ने आज तक के रिपोर्टर शरद कुमार को फोन किया और फिर छात्रों से पूरी जानकारी लेकर राजनाथ सिंह को पूरी कहानी बताई। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कश्मीर ले जाने से ऐन पहले राजनाथ सिंह ने परेशान छात्रों से वादा किया वो दिल्ली में उनसे मिलेंगे और हर हाल में समस्या सुलझाएंगे। और बुधवार को पहले सुबह फिर शाम को छात्रों से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात में शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को भी बुलाया गया। राजनाथ सिंह ने छात्रों से वादा किया 1 हफ्ते में समस्या सुलटा दी जाएगी। जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनका हमें बहुत ही पॉजिटिव तरीके से रिस्पांस आया। उन्होंने हमें आज मीटिंग किया हमसे, मॉर्निंग में भी उन्होंने थोड़ी देर हमें मीटिंग किया था। कल जाना है AICTE ऑफिस, वहाँ पे आपका समाधान हो जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सर पालीवाल सर का नंबर दे दिया है कि आप सर से कांटेक्ट कर लें। उम्मीद जागे कि अब हम अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। आज हमारे लिए, हम तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं सर के। वी आर रियली वेरी थैंकफुल टू सर। इस बीच कश्मीरी छात्रों को दिल्ली दर्शन भी कराया गया और पहली बार उन्हें एहसास भी हुआ कि दिल्ली की आबो हवा में राजनीति भले खुली हो लेकिन दिल्ली बुरी नहीं है। हमारी उम्मीद जाग गई है सर, और ये मैसेज मैं सबको देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। तो जैसे इनने हमें यहाँ पे रिसीव किया, जहाँ जहाँ हमें घुमाया, तो इतना कोई किसी के लिए नहीं करता है। इंडिया गेट फर्स्ट टाइम देखा, पार्लियामेंट में घूमे, सब कुछ दिखाया। 5 स्टार होटल में फर्स्ट टाइम सर मैं खाना खाने गया, तो इनकी वजह से। लेकिन सवाल तो यही, जब घाटी के हालात को पटरी पर लाने के लिए दिल्ली कड़ी मशक्कत कर रही है तो क्या वाकई घाटी में रह रहे छात्रों के साथ दिल्ली कोई सरोकार बैठा पाएगी? क्योंकि जयपुर में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों को तो भरोसा मिल गया, लेकिन घाटी के छात्रों की तरफ कोई ध्यान अब भी नहीं दे रहा। जहां इंटरनेट बंद है लेकिन नौकरी के लिए फॉर्म ऑनलाइन भरना है। जयपुर से शरद कुमार के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। तो यहां जयपुर के छात्रों का समाधान तो हो गया, लेकिन आइए कश्मीर के भीतर सैकड़ों युवा कश्मीरियों जो नौकरी चाहते हैं उनके सामने मुसीबत क्या है। पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम, बारामूला, शोपियां, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, बड़गाम, गांधरबल, श्रीनगर, जी ये आंकड़े दर आंकड़े हैं घायलों के। बीते 2 महीनों में 10,000 से ज्यादा लोग घाटी में घायल हुए, यानी हर दिन 166 लोग पैलेट गन से घायल हुए। लेकिन अभी भी घाटी में पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक का कोई फैसला हुआ नहीं है और CRPF के जवानों का भी मानना है कि उनके पास पैलेट गन के अलावे कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। पैलेट गन से हमें बहुत राहत मिलती है, नहीं तो बदला हटेगा ही नहीं। पैलेट गन होगा तो उसको देख कम से कम डरते हैं, इतना है उससे मतलब पीछे हट जाते थोड़ा वो, और बाकी किसी ऐसा किसी डरते नहीं है। अगर राइफल भी किसी से डरेंगे नहीं। पैलेट गन जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो पैलेट गन से राहत तो दूर की बात, मुश्किल तो यह है कि 10,000 घायलों में सबसे ज्यादा वैसे युवा हैं जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ने के बाद नौकरी खोज रहे हैं, यानी बेरोजगारी झेल रहे हैं। और इन्हीं परिस्थितियों में घाटी के युवाओं के सामने नया संकट नौकरी के लिए ऑनलाइन फॉर्म न भर पाने का है, क्योंकि घाटी में बीते 2 महीनों से इंटरनेट बंद है। और 3 जुलाई को जब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ऑनलाइन नौकरी का विज्ञापन निकाला तो किसी को समझ में ही नहीं आया कि वो फॉर्म भरे तो कैसे भरे। 25 जुलाई फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी। तो अब छात्र समझ नहीं पा रहे वो करे तो क्या करे। भी वही प्रॉब्लम है, हमें फॉर्म भरने होते हैं। जैसे कि आजकल हमारे एग्जाम के फॉर्म चल रहे हैं, तो यहाँ से वो कह रहा है कि लास्ट डेट आने वाला है, तो यहाँ से लेकिन हम फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इसलिए हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है और हम सरकार से जल्दी मतलब दरख्वास्त करते हैं कि ये सोशल आप कम्युनिकेशन जल्दी से ओपन कीजिए। फॉर्म्स निकलते हैं या कहीं से और ये जो गवर्नमेंट पोस्ट्स निकलते हैं उनको लास्ट डेट पहले ही मतलब बोलते हैं ये डेट लास्ट डेट होगा फॉर्म सबमिट करने के लिए। यहाँ से इंटरनेट सर्विस भी स्नैप की हुई है इन्होंने।
तो उससे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगी सब स्टूडेंट्स को उससे। किसके फॉर्म निकले हैं, पहले बेसिक जो है वो यही है कि पता ही नहीं चलता है पहले, अब अगर पता भी चलती है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अजीबोगरीब स्थिति है, इंटरनेट बंद है और फॉर्म ऑनलाइन भरना है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहता है हमने तारीख 2 बार बढ़ाई, 6 और 16 अगस्त तक। लेकिन उस दौर में भी अगर घाटी के हालात नहीं सुधरे तो हम क्या करें। लेकिन छात्र कह रहे हैं हम क्या करें, हमें बताइए। इंटरनेट है नहीं, फॉर्म ऑनलाइन भरना है, तारीख निकल चुकी है। लेकिन लौटिए दोबारा पंजाब और स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। सिद्धू जिस पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, क्या वो वापस लौट आ पाएंगे? किथे गया वो पंजाब जिन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन लियांदी सी? किथे गया वो पंजाब जिहड़ा अन्नदाता सी? 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ाता और कहंदे ये ते संभाविक सी। किथे आ वो पंजाब जिहड़ा परमवीर चक्र सब तो वध जिद्दा सी? किथे आ वो पंजाब जिहड़ा अव्वल आउंदा सी हर थावें? यारो किथे आ वो पंजाब जिहड़ा स्पोर्ट्स वालियां नूं अगे करदा सी, नशियां दे दरिया च रोड़ता वो पंजाब। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने जो कहा कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन अब पंजाब का अतीत गर्त में समा चुका है। पंजाब विकास का पूरा मॉडल कटघरे में है, क्योंकि अर्थव्यवस्था से लेकर बेरोजगारी और किसानों की खुदकुशी से लेकर बर्बाद शिक्षा व्यवस्था जैसे हर मोर्चे पर पंजाब फेल है और बादल सरकार कटघरे में है। लेकिन पंजाब खुद ऐसी बदहाली में कि आज पंजाब की जीडीपी दिल्ली और बिहार से भी कम है। और यह आंकड़ा चौंकाता इसलिए क्योंकि पंजाब को सबसे रईस और संपन्न राज्य माना जाता रहा। लेकिन बीते 15 बरस में राज्य की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती चली गई। आलम यह कि महाराष्ट्र के बाद पंजाब में ही सबसे ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की। सिर्फ इसी बरस 70 से ज्यादा किसान खुदकुशी कर चुके हैं। लेनदारी देनदारी बहुत थी उन्हां दी, इस करके बेचैन रहन लग गए। उन्हां नूं टेंशन रहंदी थी, बोलते नहीं थे। पिछले 11 बरस में कर्ज के बोझ से दबे किसान परिवारों की तादाद 48.6% से बढ़कर 51.9% हो चली है। यानी स्थिति विकट है। यहां तक कि सिनेमाई पर्दे पर भी उड़ता पंजाब आ गया। लेकिन बड़ा मुश्किल है, कैसे लौटाएंगे पंजाब के दिन। सियासत पूरे उफान पर है और आज आशा भोसले का जन्मदिन है।